तो आज की कहानी शुरू करता हूं। दिल्ली में एक सरकारी अफसर महेश कुमार, उम्र 42 साल, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, जो हमारे तमाम प्राचीन पुरानी चीजों की जो खोजबीन करती है। जैसे आपको अभी न्यूज में चल रहा था, पता होगा आपको कि वाराणसी बनारस में एक मस्जिद की पहले ये मंदिर, उसके लिए कोर्ट ने कहा कि भाई इनको बोलो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को कि खुदाई करें और सच्चाई पता करें, कितना साल पुराना है, मंदिर है, मस्जिद है। तो ऐसी सारी चीजें या फिर ऐसी जो चीजें होती हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई, वो सारा काम अपनी एएसआई करती है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसी एएसआई में, भारतीय पुरातत्व विभाग में, एक सर्वेयर थे, अफसर। सर्वेयर जो सारे सर्वे करते हैं इन सारी चीजों की, सारा पता लगाते हैं सच्चाई क्या है, कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है। तो उसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में महेश कुमार, उम्र 42 साल, एक सीनियर अफसर, सीनियर सर्वेयर के तौर पर काम कर रहे थे। 28 अगस्त शाम को छुट्टी होने के बाद वो अक्सर अपने घर चला जाते, लेकिन 28 अगस्त की शाम हो गई, रात हो गई, महेश कुमार घर नहीं पहुंचे। अब उनके भाई मनीष कुमार, उन्होंने पता किया, तमाम दोस्तों से पता किया, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो बिना बताए हुए घर न लौटे। तो हर एक से, उनके कुलीग से बातचीत की गई तो पता चला कि नहीं, ऑफिस के बाद किसी ने देखा ही नहीं, और वो रूटीन था उनका घर जाना। तो रात होने लगी, दिल्ली जैसा शहर, घर वालों को चिंता सताई। घर वालों ने सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि ऐसे ऐसे महेश कुमार, वो आज दफ्तर के बाद से गायब है। अब चूंकि एक एसआई के सर्वेयर का मामला था, और ये बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं ये लोग, तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। इसके बाद तफ्तीश शुरू की। पहले तो परिवार वालों से ही पूछा सारी चीजें। नेक्स्ट डे 29 अगस्त को अब पुलिस की टीम दफ्तर पहुंची कि कहीं कुलीग से कुछ जानकारी मिले, कोई झगड़ा हो, कुछ और चीज हो। तमाम लोगों से पूछताछ की, कोई सबूत नहीं, कोई क्लू नहीं। अब इधर 2 दिन बीत गया, कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है, और उधर मोबाइल तो पहले ही दिन से बंद है। तो अब पुलिस ने मोबाइल का लोकेशन खंगाला तो पता चला फरीदाबाद दिखाई दे रहा है। 28 तारीख को घर वालों से पूछा, फरीदाबाद में कोई रहता? उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो कोई नहीं रहता। गाड़ी गायब। अब इस दौरान में तफ्तीश जारी थी। तब तक एक सरोजनी नगर, दिल्ली में बड़ा मशहूर है सरोजनी नगर मार्केट, वहां के किसी लोकल पुलिस ने खबर दी कि एक लावारिस कार खड़ी हुई है। अब वो कार, चूंकि दिल्ली के सब थाने में पता चला कि ये कौन सी कार है, तो मालूम हुआ कि ये उन्हीं महेश कुमार जी की कार है। अब घर वाले भी परेशान कि उनकी गाड़ी सरोजनी नगर में कैसे, लोकेशन दिखाई दे रहा है फरीदाबाद में। मामला अजीब उलझा हुआ। दफ्तर से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही, पुलिस तमाम तफ्तीश कर रही है। फिर से पुलिस ने तय किया कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस दफ्तर में जाएंगे और फिर तमाम लोगों से पूछताछ करेंगे। अब सारे लोगों से फिर से पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच में एक अजीब चीज पता चली। मोबाइल तो गायब है महेश कुमार का, लेकिन उनका व्हाट्सएप का एक स्टेटस लगा हुआ था, और वो स्टेटस था कि 65 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज है, और मैं, कोई परेशान ना हो, मैं सभी को ये पैसे वापस लौटा दूंगा, मेरे घर वालों को कोई तंग ना करे, और मैं जल्द ही लौट आऊंगा। ये व्हाट्सएप स्टेटस घर वालों ने भी देखा और पुलिस को भी बताया। अब इस स्टेटस को देख के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने कहा कि उनका भाई कभी ऐसा और इतने कर्ज में तो था नहीं, नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, और इस तरह के स्टेटस बेतुके उसने इससे पहले कभी लगाए नहीं। तो अब ज्यादा डर सताने लगा कि यह मामला कुछ साजिश गहरी है। तो पुलिस टीम ने भी इस स्टेटस को देखा और दोबारा एएसआई के दफ्तर में जाकर तमाम लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। अब सभी से एक एक करके पूछताछ हो रही कि 28 अगस्त को कौन कहां था, किसकी क्या ड्यूटी थी। जितने भी कुलीग थे, सीनियर जूनियर, सबसे बात करने लगे। इसी पूछताछ के दौरान अचानक एक, उसी दफ्तर में एक क्लर्क जिसका नाम अनीस, अब पुलिस ने उससे पूछताछ की कि अच्छा तुम बताओ 28 को कहां थे। फिर यह भी पता चला कि अनीस और महेश बड़े खुले हुए थे, हालांकि वो अफसर टाइप के थे ये क्लर्क, लेकिन फिर भी। तो बोला साहब मैं तो यहीं था, और शाम को साहब यहां से चले गए थे। हाँ, उन्होंने जाते हुए मुझे अपनी गाड़ी दी थी, गाड़ी की चाबी दी थी। तो पहली चीज उसको पता चला कि गाड़ी की। उन्होंने कहा अच्छा। तो बाकी उसने कहा बाकी साहब उसके बाद ना मुझे पता है, ना कोई जानकारी है, ना मेरी बात हुई। तो पुलिस ने फिर उससे दूसरे तरीके से पूछा। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कैसे इंसान थे, क्या थे। तो उसने कहा साहब वो पैसे लेके सरकारी नौकरियां लगाते थे, कई लोगों से उन्होंने पैसे ले रखे थे, और करीब 65-67 लाख। लेकिन फिर उन्होंने अभी हाल में मुझे बताया था कि उनका 67 लाख रुपए जो लोगों से लिए थे नौकरी लगवाने के लिए सरकारी, वो कोई लेकर भाग गया।
तो बड़े परेशान थे। अब पुलिस को लगा कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी शख्स ने, फैमिली ने, किसी और कोलीग ने, किसी दोस्त ने ये बात नहीं कही, पैसे पैसे भागने वाली बात। लेकिन व्हाट्सएप के स्टेटस पे ये लाइन है और एक ही शख्स है जो ये बात रिपीट कर रहा है, और वो है ये अनीस, जो उसी दफ्तर में क्लर्क है। अब पुलिस को क्लर्क पे थोड़ा शक हुआ, पूछताछ चल रही है दफ्तर में ही। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम और क्या जानते हो? तो उसने कहा साहब बस इतना ही जानता हूं। अब पुलिस ने की पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि चलो इसकी तलाशी लेते हैं। अब उन्होंने अनीस की तलाशी ली। जब अनीस की तलाशी ली तो पहली बार उसकी जेब में महेश की कार की चाबी मिली। और यहां पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसने बताया कि गाड़ी की चाबी दी थी, वो उस वक्त नहीं बताया था, वो इस वक्त की बात, अभी तक बताया नहीं था उसने। तो अब तलाशी के दौरान महेश की कार की चाबी अनीस की जेब से निकल रही है। अब जैसी वो चाबी हाथ में आई, पुलिस ने पूछा, उसने बताया कार की चाबी है। अब पुलिस को डाउट हो गया, वो घबराने लगा, बोला नहीं साहब मैं फिर भी नहीं, ये वो। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है कोई इशू है नहीं, सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, यहां से लेके तुम्हारा उस रात तक घर तक जहां तक गए हो तुम, सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसे लगा अब मामला गड़बड़ है। फिर उसने कहानी सुनाई। कहानी क्या सुनाई, पूरा इकबाल जुर्म किया, बताया कि उसने क्या कैसे क्यों। और यही क्या कैसे क्यों जो शुरू में मैंने बोला था कि मुझे आज का सवाल खुद ही ख्याल में आया कि छोटी छोटी चीजें कैसे आइडियाज इधर सुधर जाती हैं। तब उसने पूरी कहानी सुनाई। पुलिस को अभी भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे कि यार गाड़ी सरोजनी नगर में खड़ी है, लोकेशन फरीदाबाद में मिल रहा है, ये बंदा दफ्तर आ रहा है। अब जब पूरी बात उसने बताई तो वो पूरी कहानी अब आपके सामने दस्तखत है। तो पहले गड्ढे में दफनाया, फिर मजदूर को बुलाकर सीमेंटेड उसको कर दिया ताकि पकड़ा ना जाए। और यहीं पर इसी उसका जो तरीका था याद आया, सरकारी दफ्तर में काम करता था और महेश उसी दफ्तर में सीनियर पोस्ट पे था। अनिस के दफ्तर में ऐसे बहुत सारे दफ्तर में करप्ट भ्रष्ट सरकारी लोग भी होते हैं, नौकरी के नाम पे पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो अनीस ऐसे एक लोगों के शामिल था साजिश में, जो कोई जब वैकेंसी होती तो सरकारी नौकरी के लिए कहते कि यार इतना पैसा देके बाबू से साइन करा देंगे, अफसर से ये हो जाएगा। तो उसने फिर एक दिन महेश से कहा कि एक वैकेंसी आ रही है हमारे यहाँ और अच्छी खासी वैकेंसी है, तो 3-3 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो कोई जानने वाला हो तो बताओ। तो महेश के कुछ जानने वाले होंगे, उन्होंने कहा है। तो उसने कहा ठीक है 3 लोगों की नौकरी लगा देते हैं सरकारी। तो उन लोगों से 3-3 लाख रुपए महेश ने लिए और महेश ने अनीस को दे दिए, 9 लाख रुपए कुल। अब 9 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इधर नौकरी लग नहीं रही, बात आगे बढ़ नहीं रही। महेश को लगा कि मामला गड़बड़ है। अब उसने अनीस को वो पैसे वापस करने के लिए कहा। इस दौरान में अब चूंकि इन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी, सीनियर और जूनियर होने के बावजूद सब कुछ, तो अनीस की एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, दोनों जब पैसे दिए तो पार्टी वार्टी भी होती थी। तो उस गर्लफ्रेंड पे अब महेश की नजर थी और कई बार अनीस की गैर हाजिरी में, उसके अनजाने में, महेश उसकी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया। ये बात अनीस को पता चल गई, उसे बड़ा बुरा लगा। अब इधर वो 9 लाख रुपए मांग रहा है, इधर इसने 9 लाख रुपए सारे उड़ा दिए। गर्लफ्रेंड भी, उसे लगा कि अब महेश के पास चली जाएगी। तो उसने एक दिन प्लान किया कि क्यों ना महेश को रास्ते से हटा देते हैं। इससे दो चीजें होंगी, एक वो 9 लाख रुपए लौटाने नहीं पड़ेंगे, दूसरा जो वो उसकी गर्लफ्रेंड है वो वापस उसे मिल जाएगी। अब इसके बाद इसने प्लान करना शुरू किया तसल्ली से, कोई जल्दबाजी में नहीं। करते करते आखिरकार इसने प्लानिंग फाइनल स्टेज पे पहुंची। 27 अगस्त इसी प्लान का हिस्सा था। इसने सबसे पहले अपने दफ्तर में एक छुट्टी की अर्जी दी, एप्लीकेशन। 5 दिन की छुट्टी ली इसने, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 को इसको ज्वाइन करना था। छुट्टी अप्रूव हो गया। तो 5 दिन की छुट्टी ली। 27 अगस्त को छुट्टी लेने के बाद ये अपने घर चला गया। इसका घर है हरियाणा के सोनीपत में। अब ये हरियाणा पहुंचा और वहां जाने के बाद अब इसे आगे का कदम उठाना था। 27 अगस्त की छुट्टी लेकर पानीपत पहुंचा। 28 अगस्त की सुबह इसने फोन किया महेश को कि वो तुम्हारे 9 लाख रुपए आ गए, तो तुम एक काम करो, दोपहर को तुम आर के पुरम वाले घर पे मेरे आ जाओ। चूंकि ये सरकारी एम्प्लॉय था तो सरकारी लोगों के क्वार्टर भी मिलते हैं, तो इसे एक क्वार्टर मिला हुआ था आर के पुरम में। तो उसने कहा कि तुम आ जाओ 12:30 बजे। महेश को लगा इतने दिन से पैसे मांग रहे, दे नहीं रहा, चलो आज दे रहा है, ले ही लेते। ये उसने कॉल किया
व्हाट्सअप कॉल, नॉर्मल कॉल नहीं किया ताकि रिकॉर्ड पे ना रहे, ये रिकॉर्ड ना हो जाए। उसके बाद कॉल करने के बाद इसने अपना फोन सोनीपत में रखा। उसे मालूम था कि ये फोन उसके साथ चलेगा और उसके राज खोलेगा। तो फोन करने के बाद ऑन ऑफ भी नहीं किया और इसने सोनीपत में ही फोन छोड़ दिया अपना मोबाइल। अब वहां से ये दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद करीब 11:30-12 बजे के आसपास ये साउथ एक्स मार्केट गया। वहां से 6 फीट बड़ी पॉलिथिन प्लास्टिक के वो खरीदे इसने। इसके अलावा फावड़ा खरीदा, एक दो सामान और लिया, और ये सब लेने के बाद ये अपने घर आरकेपुरम पहुंच गया। वहां जाने के बाद 12:30 के आसपास तय वक्त पर महेश घर आ गया। महेश घर आया, इसने थोड़ी देर तक बातचीत की। इसके बाद महेश उलझा हुआ था, ये उठा, पीछे गया और इसने अचानक एक पाना और वो बाकी जो चीजें होती हैं उससे पीछे से महेश के सर पर जोरदार वार किया। महेश सर पकड़कर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद उसने और भी मारा। थोड़ी देर में महेश की मौत हो गई। मौत होने के बाद अब उसने सबसे पहले पूरा ब्लड साफ किया, कमरे को साफ किया, और फिर महेश की लाश को उस पॉलिथिन के बैग में, जो पॉलिथिन खरीद कर लाया था 6 फीट बड़ी, वो तीन चार पॉलिथिन लाया था, उसमें उसके लाश को डाला, पॉलिथिन को सील किया, पूरा घर साफ किया। साफ करने के बाद एसी ऑन किया, कमरे पे लॉक लगाया और वहां से निकलकर सीधे, निकलने से पहले जो महेश के पास 2 मोबाइल फोन थे, उसने दोनों मोबाइल फोन अपने पास लिया और उसकी गाड़ी की चाबी ली। उसके बाद वहां से बाहर निकला, गाड़ी लेकर ये जाता है और मोबाइल, महेश के मोबाइल को लेकर फरीदाबाद। फरीदाबाद में जाने के बाद मोबाइल को ऑन करता है। पहले यहां उसने ऑफ कर दिया। ऑन करने के बाद गाड़ी में वहीं बैठा रहता है कुछ देर तक, मोबाइल चालू रखता है। जब उसे लगता है 5-10 मिनट हो गया दोनों मोबाइल को चालू हुए, फिर वो उन दोनों मोबाइल को ऑफ कर देता है। ऑफ करने के बाद मोबाइल वहीं झाड़ियों में फेंक देता है। वापस आता है, गाड़ी को सरोजनी नगर में लगाता है। उसके बाद सीधे वहां से सोनीपत वापस दिल्ली के आरके पुरम के अपने सरकारी क्वार्टर में एक लाश को यूं ही छोड़कर, एसी चलाकर, और वो बेफिक्र होकर वापस सोनीपत पहुंच जाता है। अब सोनीपत जाता है और सोनीपत में पूरी रात आराम से अपने घर पर रहता है। इधर रात 28 अगस्त की जब वो घर नहीं लौटते तब घर वाले शिकायत करते हैं। अब जब शिकायत करते हैं तो हर एक से पूछताछ होती है। तो इसके पास भी फोन आया घर वालों का। पूछा, अनीस तुमने देखा है महेश को? उसने कहा, नहीं मैं तो बस निकल गया था, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात, कोई बात नहीं हुई। अब 29 अगस्त आ गई तारीख। 28 अगस्त को ये सब कर लिया, अब वो सोनीपत में है। 29 अगस्त को फिर फोन आया घर वालों का। फिर इसे पता चला कि पुलिस में मामला लिखा दिया गया है। अब वो पहली बार डरा कि यार पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लाश मेरे घर में पड़ी है। फिर ये सोनीपत से वापस आता है। मोबाइल इस बार भी सोनीपत में छोड़कर जाता है। क्यों? ताकि उसका लोकेशन कोई ट्रेस ना करे कि वो कहां था। उसने बताया जो बयान, मैं तो सोनीपत में था, मोबाइल सोनीपत ही दिखा रहा था। तो 29 अगस्त को वापस आता है अपने घर। वापस आने के बाद पहले घर में चेक करता है, लाश वहीं है। फिर दरवाजा बंद करता है और वापस दफ्तर जाता है। छुट्टी ले रखी है लेकिन दफ्तर जाता है। दफ्तर जाने के बाद अपने एक और क्लर्क साथी से मिलता है। उस क्लर्क साथी का भी एक क्वार्टर था, क्योंकि वो भी उसी सरकारी दफ्तर में था, लेकिन वो क्वार्टर खाली रहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहता था। उस क्वार्टर में कुछ मरम्मत के काम होने थे। तो वो खाली रहता था और उस क्वार्टर में कई बार पहले इन लोगों ने बैठकर पार्टी की थी। तो उसे पता था इस क्वार्टर में कोई है नहीं, फैमिली वाले है नहीं, कोई आता जाता ही नहीं है, और वो खाली रहता है, कभी कभी पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दफ्तर गया वापस और अपने उस क्लर्क साथी से कहता है, यार मुझे तेरी चाबी चाहिए। क्योंकि पहले भी कई बार चाबी ले चुका था तो उसे भी कोई डाउट नहीं होता है, वो अक्सर देता भी रहता था। उसने चाबी दे दी। ये चाबी लेकर वापस गया। वापस जाता अपने घर के पास एक चाबी बनाने वाले के पास और उससे कहता है, ये चाबी इसकी डुप्लीकेट की बना दो। चाबी बना देता है। ये वापस फिर दफ्तर जाता है, असली चाबी अपने क्लर्क साथी को दे देता है। अब उसकी डुप्लीकेट इसके पास है। वापस अपने घर जाता है आरके पुरम। वहां जाने के बाद इंतजार करता है रात। जब अंधेरा होता है और वो क्वार्टर के आसपास भी सन्नाटा था, उस लाश को बाहर निकालता है, अपनी कार की डिग्गी में डालता है। कार की डिग्गी में डालने के बाद अब उस लाश को ले जाकर उस क्वार्टर के सामने रोकता है, जो क्वार्टर उसके उस क्लर्क दोस्त का है जो खाली पड़ा हुआ है। वहां जाने के बाद डुप्लीकेट की से उस क्वार्टर का दरवाजा खोलता है।
चारों तरफ देख लेता, कोई है नहीं, फिर डिग्गी से लाश निकालता है, लाश को उस क्वार्टर के अंदर ले जाता है घर में। उस क्वार्टर के आंगन की तरफ मट्टी और गड्ढे थे और पानी वानी भी जमा हो जाता था क्योंकि लोग रहते नहीं थे। अब फावड़ा भी इसने खरीदा था, कार से फावड़ा लाता है, उस आंगन का उसे पूरा नक्शा मालूम था, वहां वो गड्ढा करना शुरू कर देता है बेहद खामोशी से, ताकि आसपास किसी को आवाज भी ना जाए। अकेले गड्ढा खोदता है, जब उसे एहसास हो जाता है कि अब इतना गहरा हो चुका है कि इसमें एक लाश को छुपाई जा सकती है, फिर वो लाश उठाता है, उस पॉलिथिन में जो लाश लिपटी थी उसको उस गड्ढे में डालता है, गड्ढा बराबर करता है। ये सब कुछ करने के बाद फिर दरवाजा बंद करता है, गाड़ी में बैठता है, वापस सोनीपत चला जाता है। 28 को मर्डर किया, 29 को आया, 29 को फिर लाश को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, गड्ढे में डाला, वापस चला गया सोनीपत। अब पूरी रात फिर सोनीपत में है, लेकिन उसे एहसास है कि उसने एक गड्ढे में लाश डाली है। उसे यह भी एहसास है कि कई बार उसका क्लर्क साथी भी रहता तो कोई नहीं है, लेकिन कई बार चला जाता है, कोई पार्टी या कुछ और करने जाते हो, तो उसे लगा गड्ढा देखकर कुछ शक हो सकता है। ये फिर 30 तारीख को लौटता है सोनीपत से, फिर आता है, मोबाइल अपना वहीं सोनीपत में छोड़ता है। वापस आने के बाद अब वो उसी घर में पहुंचता अपने उस साथी के, जहां पे इसने गड्ढे में लाश दफनाई है। देखता गड्ढा वड्ढा सब ठीक है। इत्तेफाक से कुछ काम कराना था उसके साथी को, और वो जो आंगन में मैंने बताया कि पानी जमा हो जाता था, तो उसने इसको बता रखा था कि यार इस पे प्लास्टर और ये कराना है। अभी जाता है एक मजदूर के पास, उसको बुला कर लाता है, कहता है यार यहाँ पे ये पक्का करना है सीमेंट से। वो भी आ जाता है, 12,000 में 1.5 टन डन होती है, वो 10,000 रुपये ही देता है। उसके बाद वो पूछता भी है आप क्यों करा रहे हो पक्का, तो कहता पानी जमा हो जाता है। उसके बाद पूरे उस गड्ढे को सीमेंटेड प्लास्टर करके बराबर कर देता है, पैसे देता है, शाम को वापस चला जाता है। तो 28, 29 और ये 30, 3 दिन हो गए। इधर पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन फिर 31 और 1 पुलिस तफ्तीश करती रहती है। 2 तारीख को, 2 सितंबर को फिर वो पकड़ा जाता है, और उसके बाद ये सारी चीजें तफ्तीश में सामने आती हैं। अब जब पुलिस उससे सारी ये इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है कि तुमने ये बारीक बारीक चीजें कहां से, तो उसने कहा कि मुझे ये पता था कि मोबाइल लोकेशन बताता है, मुझे ये पता था कि मैं कहां पर हूं, इसकी चुगली मोबाइल खा सकता है। तो ये सारी चीजें इतनी देखी पढ़ी सुनी कि मैंने हर चीज के बारे में पहले तय किया था कि मैं एक परफेक्ट मर्डर करूंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसीलिए जब प्लानिंग के तहत ही छुट्टी ली, छुट्टी लेने के बाद सोनीपत गया, मोबाइल छोड़ा। अब अगले जब भी दिल्ली आया मोबाइल छोड़कर आया, तो मेरी हर दिन मौजूदगी सोनीपत में है। बयान देने के लिए तो कोई भी झूठा गवाह आ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है मोबाइल का, वो बार बार बता रहा है कि मैं सोनीपत में हूं, जबकि नहीं हूं, क्योंकि उसका मोबाइल वहां है। ठीक उसी तरह इसने कि पुलिस लाश यहीं दफन है आर के पुरम में, लेकिन पुलिस ढूंढेगी इसको फरीदाबाद की तरफ। क्यों? क्योंकि उसने महेश के मोबाइल को ऑन किया जाकर फरीदाबाद में, लास्ट लोकेशन अब वही हो गया। इससे पहले का लास्ट लोकेशन था साउथ दिल्ली आर के पुरम, लेकिन वहां उसने मोबाइल बंद ऑन था, फिर बंद किया, और उसके बाद ऑन किया वापस जाकर फरीदाबाद में। 5-10 मिनट तक वो मोबाइल ऑन करके बैठा रहा, सिर्फ इसलिए उसे मालूम नहीं था कि कितने देर के बाद लास्ट लोकेशन कैच होता है एक मोबाइल से। तो उसने कहा 10-15 मिनट बहुत होता होगा। 10-15 मिनट तक मोबाइल ऑन करके दोनों बैठा रहा, और जब उसे यकीन हो गया कि अब ठीक है ये लास्ट लोकेशन, फिर उसने मोबाइल ऑफ किया, फेंका, गाड़ी ले जाकर सरोजनी नगर में खड़ी कर दी। हर चीज खुद, लाश कहीं और। तो हर चीज एक दूसरे से जुदा, हर चीज एक दूसरे से अलग। लेकिन वही है कि कातिल कत्ल से पहले हमेशा यही, हर जुर्म में यही होता है कि हर मुजरिम ये सोचता है कि ये फुल प्रूफ प्लान है, पकड़ा नहीं जाऊंगा, पुलिस मुझ तक नहीं पहुंचेगी, और हर बार वो गलत साबित होते हैं और पकड़े जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कुछ महीने पहले 51 साल का एक शख्स केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। तब थाने में बहुत सारे पुलिस वाले थे। वो अंदर जाता है और पूछता है साहब कहाँ है, मतलब उस थाने के इंचार्ज कौन है। कुछ पुलिस वाले उसे बताते हैं उनका कमरा ये है। वो उस कमरे में जाता है, और जाने के बाद वो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं सरेंडर करने के लिए आया हूं। थाने का इंचार्ज पूछता कि क्या किया तुमने। उसने कहा कि 40 साल पहले
मैंने एक कत्ल किया था। इंस्पेक्टर को लगा कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने 40 साल पहले कत्ल किया, तो अब 40 साल बाद क्यों आए हो? उसने कहा कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने गुनाह किया है और जो किया उसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो मैं अपने हिस्से की सजा काटने के लिए आपके पास आया हूं। आप मुझे गिरफ्तार करें एक कत्ल के इल्जाम में, जो कत्ल मैंने किया। अब कातिल सामने खड़ा होकर पुलिस वाले से यह कह रहा है कि मैं कातिल हूं, मैंने कत्ल किया, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। उस इंस्पेक्टर की उलझन यह है कि 40 साल पहले की वो बात कर रहा है और जिस जगह की बात कर रहा है, आप 40 साल पुराने उस केस को कैसे पता करें कि जो सच है, जो कह रहा है सच है नहीं है, फिर तफ्तीश कैसे करें? लेकिन फिर फर्ज की मजबूरी ये कि कातिल खुद इकरार जुर्म कर रहा है, वो भी थाने में आकर पुलिस वाले के सामने, तो छोड़ भी नहीं सकते। तो कहता है ठीक, आप अपना स्टेटमेंट दो। अब वो अपना स्टेटमेंट लिखाता है वहां बैठे हुए आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, और वो कहता है कि बात 1986 की है और तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। तो एक रोज मैं नदी के किनारे, कुंडारांजी इलाका है एक केरल में, इसी कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, तो कुंडारांजी के एक इलाके में एक नदी के पास मैं खेल रहा था। तभी एक शख्स आया, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मतलब एक तरह से मेरा यौन शोषण करने की कोशिश की। मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने खुद को बचाने के लिए उसे नदी में धक्का दे दिया। बोला मुझे तैरना आता था, जब नदी में धक्का दिया तो फिर मुझे लगा कि ये बाहर निकल आएगा, तो मैं भी नदी में कूद पड़ा। इसके बाद मैंने उसका गर्दन पकड़ा और पानी के अंदर तब तक उसके मुंह को रखा जब तक कि वो मर नहीं गया। फिर वह वहां से चला गया। 1986 की ये बात थी। और उसने कहा कि महीना बताओ, तो उसने कहा कि 86 खत्म होने वाला था, यानी शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर की बात होगी। किसको मारा? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। जानते हो? उसने कहा नहीं पता। कभी पहले मिले? बोला नहीं, उसी रोज मिला था और वो मेरे साथ जबरदस्ती गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसी गुस्से में मैंने उसे मार डाला। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखा और उसे लॉकअप के अंदर, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से आया है। अब थाने की मजबूरी ये कि 40 साल पुराने गड़े मुर्दे को कैसे उखाड़े, कैसे पता करें। खैर, इंस्पेक्टर साहब ने अपने सुपीरियर को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक शख्स आया, 51 साल की उम्र है, नाम मोहम्मद अली है, प्यार से उसे लोग निकनेम एंटोनी भी कहते हैं, और वो एक कत्ल की बात कर रहा है और इकरार जुर्म कर रहा है। अब चूंकि उसने अपना बयान दिया है, तो अब पुलिस का फर्ज है कि वो तफ्तीश करे, इन्वेस्टिगेशन करे और इस बात का पता लगाए कि वो सच कह रहा है या नहीं। हमारा कानून कुछ ऐसा है कि अगर कोई अपराधी या कोई भी शख्स इकरार जुर्म भी कर ले, तो भी सिर्फ उसके खुद के ये मानने पर कि मैंने ये गुनाह किया है, सजा नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, गवाह चाहिए, कम से कम ये साबित कर सकें कि वो जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अब 40 साल पहले जिस इंस्पेक्टर के सामने उसने गवाही दी, उसकी खुद उम्र करीब 45 साल के आसपास थी, यानी जब उसने जुर्म किया तब शायद 5 साल के रहे होंगे वो इंस्पेक्टर साहब। अब 40 साल पुराने केस की तफ्तीश करनी है, ऊपर से ऑर्डर आया कि करो, और ये केरल की हिस्ट्री में सबसे अजीब केस था। अब पुलिस ने उससे उस नदी का नाम पूछा, इलाके का नाम पूछा, कुंडारंजी इलाका उसने बताया, वहां पुलिस की एक टीम जाती है। पहले तो पूछती है, पता चला कि एक नदी हुआ करती थी, छोटी सी नदी का रुख, लोकेशन सब खत्म है। अब पुलिस क्या करे? पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, किसी को जानकारी ही नहीं। वहां की उस वक्त की जो पुलिस थी लोकल, उनके लोगों से पूछताछ करती है, वहां कोई रिकॉर्ड मिले। पता चला कि वहां के रिकॉर्ड ही नहीं है। उस वक्त जो थाने में थे उनमें से कई निकल चुके थे। अब हर तरफ से मजबूर लाचार पुलिस, फिर ख्याल आया कि अच्छा, उस वक्त के कुछ पुराने अखबार के कतरनों को निकाला जाए जो ये तारीख बता रहा है। अब पुलिस की एक टीम लगी, इस जो कोझिकोड इलाका है वहां से छपने वाले न्यूज़पेपर, क्योंकि तब न्यूज चैनल वैनल भी इतने नहीं थे, सोशल मीडिया का तो खैर सवाल ही नहीं था। तो अब अखबारों के कतरन, पुराने अखबार की कॉपियां निकाली गई। काफी वक्त लगा,
कई महीने तक अखबारों को छाना गया। जब छाना गया तो कुछ अखबार में जो मोहम्मद अली ने एक्सेप्ट किया था, उस तारीख और जगह के हिसाब से खबर मिली। खबर यह थी कि जिस नदी का उसने नाम बताया, उस नदी के पास उसी वक्त यानी कि 1986 में एक लाश मिली थी। मरने वाला जो था उसकी शिनाख्त क्या थी ये पता नहीं चला, और उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। लाश फूली हुई थी। पुलिस ने कुछ दिन तक लाश मुर्दा घर में रखा। उसके बाद आसपास में पता किया, मिला नहीं। फिर उसे दफना दिया गया लावारिस मानकर। अब पहली चीज जो पुलिस को कामयाबी मिली कि ये बोल तो सच रहा है। जिस नदी का जिक्र कर रहा है और जिस वक्त का जिक्र कर रहा है, तब उसके आसपास सिर्फ एक लाश मिलने की खबर थी, और पुलिस को यह था कि डूबने से मौत हुई है और उसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं थी। अब एक लावारिस लाश मिली, उसको दफना दिया गया। जहां दफनाया अब उस कब्रिस्तान और कब्र का भी नामो निशान मिट चुका है। तो लाश भी नहीं है कि निकाला जाए, कुछ डीएनए वीएनए टाइप की चीजें हों, तो कोई सुराग नहीं। अखबार की कतरन बता रही हैं कि हाँ खबर सही है, लेकिन सुराग नहीं। पुलिस ने फिर अपनी तफ्तीश शुरू की। पता किया कि आसपास के कुछ लोग जो गायब हुए हैं, जो आज तक नहीं मिले, मिसिंग पर्सन। अब कई ऐसी बस्तियों के चक्कर काटे। कई तो ऐसी बस्तियां थी जहां के लोग 20-30 साल पहले ही छोड़कर चले गए। अब उनका कोई नया पता ठिकाना पुलिस के पास नहीं। क्या करें? पर पुलिस कोशिश करती रही। पुलिस कोशिश करती रही और कामयाबी हाथ लग नहीं रही। इधर दूसरी कहानी यह है कि अब मोहम्मद अली ने चूंकि खुद एक्सेप्ट किया था, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट में भी हैरान जज साहब से सब कि भाई किसने लाए हो? तो ये कातिल, इसने कत्ल किया है। तो किसका कत्ल किया? पुलिस के पास जवाब नहीं। कातिल से पूछा, कह रहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानता नहीं। तो अदालत भी हैरान। फिर भी यह है कि क्या करें भाई, खुद कह रहा खड़ा होकर। तो अदालत ने उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। अब जब अदालत में उसे खड़ा किया गया, जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजना, जब बहस शुरू हो रही है, तो अदालत ने कहा कि आपका कोई वकील, सरकारी वकील आपको देते हैं। मोहम्मद अली ने कहा नहीं, मुझे वकील नहीं चाहिए। तो अदालत ने पूछा क्यों? उसने कहा मैं अपना बोझ हल्का करने के लिए आया हूं। मेरे दिल पर एक बोझ है कि मेरे हाथों से एक इंसान का खून हुआ है और मैं उसकी सजा चाहता हूं। मैं उस सजा को भुगतना चाहता हूं। अब वकील आएंगे, वो फिर तिकड़म करेंगे, बाकी सारी चीजें होंगी, केस लंबा चलेगा। यहां बड़ा खुला मामला है। मैंने एक कत्ल किया आपके सामने, आप मुझे सजा दें। अब कोर्ट की मजबूरी, बोला भाई ऐसे तो सजा दे नहीं सकते जब तक साबित ना हो जाए कि वाकई तुम सच कह रहे हो। तो कोर्ट ने खैर 11 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोई वकील नहीं, उसने खुद अपनी बहस की। और 11 दिन के बाद अब ये हुआ कि पुलिस ने कहा कि इस केस में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तो यह कि इसको अभी बरी कर दो। 11 दिन के बाद मोहम्मद अली को जेल से छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि तब तक यह था कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब पुलिस लेकिन लगी रही कि मोहम्मद अली ने जो कहा वो कितना सच है। ढूंढते ढूंढते करीब 11 महीने बीत गए इस केस में। जो उसने तारीख बताई थी, उसे तारीख याद थी। बाद में उसने ये बताया कि 1986 का आखिरी शायद मंथ था कुछ। लेकिन फिर एक रोज उसने खुद ही कहा कि मुझे तारीख याद आ गई, 5 दिसंबर 1986 थी वो। अब पुलिस ने कहा कि चलो 5 दिसंबर 1986। वो जेल से बाहर आ चुका और खुद पुलिस वाले के थाने आता और पूछता कि जो मैंने कहा उसके आपको सबूत मिले? मिले तो भाई मुझे अंदर कीजिए। पुलिस वाले कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं भाई, और कुछ तुझे पता हो बताया। वो कह रहा बस मुझे इतनी ही जानकारी थी, मैं तो और कुछ जानता नहीं। अब कातिल बार बार पुलिस स्टेशन आ रहा है और पुलिस की मजबूरी यह है कि उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जब उस नदी और उसके आसपास की बस्तियों और इलाकों में लगभग हर घर पुलिस ने छान मारा, कामयाबी नहीं मिली, तब पुलिस को लगा कि शायद जिस शख्स को इसने मारा वो कहीं बाहर से आया था। तो अब आसपास के इलाकों को देखते हैं। फिर केरल पुलिस ने अपने तमाम आसपास के डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को इन्फॉर्म किया कि 1986 में इस एक नदी के किनारे एक शख्स की मौत हुई थी, उसकी लाश मिली थी, लावारिस थी। तो आप लोग पता करें आपके इलाके में कोई ऐसा शख्स था जो 1986 में गायब हुआ
और फिर कभी वापस मिला नहीं या कोई रिपोर्ट दर्ज हो मिसिंग की। कुछ दिनों के बाद कुन्नूर जिले से एक फोन आता है और कुन्नूर पुलिस कोझिकोड पुलिस को बताती है कि दिसंबर 1986 में 7 या 8 दिसंबर को एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और ये कुन्नूर जिले के रहने वाला जो शख्स था उसका नाम था मोहनन। मोहनन छोटे मोटे काम करता था, मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाता था। तो उसके घर वालों ने बताया कि वो अक्सर उस इलाके में भी जाता था, ये जो कोझिकोड इलाका है, लेकिन वो 86 के बाद कभी घर नहीं लौटा। उसके घर वालों ने चारों तरफ उसे ढूंढा, लास्ट में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई पर मिला नहीं। तो जब ये खबर आई फिर पुलिस पहुंचती है, कोझिकोड की कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वहां मोहनन की फैमिली से मिलती है। कुछ बुजुर्ग थे, वो मिले तो उनसे बातचीत हुई। तब उसने पुलिस को बताया, परिवार के लोगों ने, क्या उनके परिवार में एक मोहनन नाम का शख्स था और उस वक्त उसकी उम्र होगी करीब 25-26 साल और वो कोझिकोड जाया करता था मजदूरी के लिए, लेकिन वो 86 दिसंबर के बाद कभी घर नहीं लौटा। अब उन्होंने उसकी खतकाठी पूछी, उसका पूरा वो सारी चीजें नोट करने के बाद जो 86 में एक लावारिस लाश मिली थी नदी के किनारे, उसकी जो रिपोर्ट उस वक्त फिर दूसरे पुलिस स्टेशन, जो उस पुलिस स्टेशन में से भी सब कुछ निकल चुका था, हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, फिर और पता किया गया कि कहां कहां पुराने रिकॉर्ड होंगे। इत्तेफाक से एक उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में लावारिस ऐसी लाशों के बारे में कहीं जानकारी रखी थी। तो जो लाश नदी के किनारे मिली उसका हुलिया लिखा हुआ था। जब उस हुलिये उसके खत काठी को पढ़ा और जो मोहनन के फैमिली ने बताया, दोनों मैच कर गया। तब पुलिस को पहली बार यकीन हो गया कि हाँ, मोहम्मद अली सही कह रहा था और इसने मोहनन का कत्ल किया। मोहम्मद अली को फिर यह बताया गया। उसने कहा उसे इस बात की खुशी है कि कम से कम उसके परिवार वालों को यह पता चल गया कि मोहनन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनके परिवार वालों को यही लग रहा था कि वो पता नहीं कहां गायब है। तो उसने कहा मुझे अफसोस है, लेकिन उस वक्त उसने जो मेरे साथ करने की कोशिश की, इस गुस्से में मैंने मार डाला था। लेकिन हाँ, उसके परिवार को अब सच्चाई पता चली तो मैं सुकून से हूं अब। खैर, लेकिन इतना पता करने के बाद भी पुलिस मोहम्मद अली को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। वो वैसे ही 11 दिन बाद बेल आउट हो चुका था, क्योंकि अब कहानी में नया मोड़ आ गया। नया मोड़ ये था कि जब ये कत्ल हुआ, जब कोर्ट में पेपर गया कि ये मोहनन है और इसका कत्ल हुआ, तैयार की गई, नए सिरे से कोर्ट में पुलिस ने दिया, तो पता चला कि जब यह कत्ल किया था मोहम्मद अली ने 1986 में, तब उसकी उम्र 14 साल थी। तो मतलब ये जुवेनाइल बोर्ड का केस बनता है। एक बालिग के तौर पर ना उस पर मुकदमा चल सकता है, ना उसको जेल में डाला जा सकता है। और अब चूंकि 40 साल के बाद वो करीब 54 साल का हो गया है, 53-54, तो इसलिए उसे उस बालिग जेल में अब वहां नहीं भेजा जा सकता कि अब वो बड़ा हो गया, क्योंकि कानून ये कहता है कि जिस वक्त क्राइम किया गया उस वक्त का जो कानून है वो उस पर लागू होगा, और उसने जो क्राइम किया था तब उसकी उम्र 14 साल थी, वो नाबालिग था। तो अब यहां पर भी एक्सपर्ट्स और कोर्ट में ये मामला फंस गया कि क्या किया जाए इस शख्स का। एक तो वैसे ही पुलिस और कानून की नजर में यह था कि मोहम्मद अली 40 साल बाद कम से कम अपना गुनाह कबूल करने आया, लेकिन यहां कानूनी दांवपेच ये कि गुनाह कबूल कर रहा, लेकिन पुलिस अब सबूत कहां से लाए। अब मोहनन के घर वालों को मिलने के बाद कि चलो जिसकी मौत हुई वो मोहनन है, पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि वो उसके एविडेंस कहां से लाए। कि घर वाले भी जो कह रहे हैं चलो मान लिया, पर वो मोहनन था ये 100% कोर्ट में आप कैसे साबित करेंगे। उसके लिए लाश जरूरी थी, उसके लिए डीएनए मैच कराना था परिवार से, लेकिन बॉडी तो थी नहीं। 40 साल पुरानी बात थी, जिस जगह दफनाई गई उस जगह दफनाने वाले का भी पता नहीं। तो अब कहां कहां खोदेंगे और कहां कहां निकालेंगे। तो फिर ये हुआ कि कुछ नहीं कर सकते, पर पुलिस की तफ्तीश जारी थी। इस वक्त इस केस, जहां पर यह केस खड़ा है, उसमें यह है कि अब भी इस केस की फाइल खुली हुई है। मोहम्मद अली अब भी जमानत पर है। कई बार वो पुलिस स्टेशन जाता है, केस के अपडेट लेता है, लेकिन पुलिस को उसकी इस गवाही या इकबाल जुर्म के अलावा एक ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे उसे कोर्ट में वापस खड़ा कर किया जा सके और उसे सजा दी जा सके, क्योंकि सिर्फ उसके बयान के आधार पर कुछ नहीं हो सकता।
अब यहीं देखिए कमाल हमारे कानून का एक अलग रंग कि कई ऐसे होते हैं जो जुर्म करते हैं और कोर्ट में खड़े होकर गीता कुरान पर हाथ रखकर शपथ और कसम खाते हैं कि हम बेकसूर हैं, होते कसूरवार हैं। और यहाँ एक शख्स जो कह रहा है मैंने ये कत्ल किया है, मैं मुजरिम हूं, मुझे सजा दो ताकि मुझे सुकून मिले। और कानून उसे सजा देने में बेबस है, पुलिस उसे सजा दिलवाने में बेबस है, क्योंकि सिर्फ उसके कहने भर से नहीं बल्कि उस क्राइम के सारे सबूत, उसकी कड़ियां, सर्कमस्टांशियल एविडेंस से लेके विटनेस, जो भी चीजें हो सकती हैं वो आपको देनी होंगी। अब 40 साल पुरानी चीजें कहां से लाए? तो इसीलिए मोहम्मद अली इस वक्त आजाद है, वहीं रह रहा है, पुलिस को अपना पता दे चुका है और ये भी कह चुका है कि जब आपको लगे कि हाँ आपके पास इतने पुख्ता सबूत आ चुके हैं, बताइएगा, मैं आ जाऊंगा। तो एक कातिल इंतजार कर रहा है कि पुलिस कब उसे बुलाए और कब उसे जेल भेजे, और पुलिस इंतजार कर रही है कि कब कोई ऐसा सबूत मिले जिससे उसे गिरफ्तार किया जा सके। दोनों